नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। आज सुबह की नई किरणें के साथ आनंद बाबू ने उत्साह के साथ अपना बिस्तर छोड़कर उठे और इतनी उम्र में भी सारी व्यवस्था करने में जुटे हुए थे। इतना जोश तो आजकल के नौजवानों में भी नहीं दिखाई देता है, जितने जोश के साथ वह सुबह से पूरी व्यवस्था की देखरेख करने में लगे हुए थे। और देखते भी क्यों नहीं, उनको एक नया जीवन देने वाली उनकी बिटिया सीमा की सगाई जो थी आज। इतने में सीमा बाहर आकर बोली, काका अब बस बहुत हुआ, रहने दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नहीं इस मंडप की सगाई हो। कब से आप इसको दुल्हन की तरह सजाने में लगे हुए हैं। हालत देखिए अपनी, यह बूढ़ी हड्डियां भी जवाब देने लगी है। लीजिए पहले यह नींबू पानी पी लीजिए, वरना अब मैं आपको कान खींचकर कुर्सी पर बैठा दूंगी। आनंद काका मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अब तो इस घर से जा रही है, अब तो इस बूढ़े पर अपने अत्याचार मत कर। और तू चिंता मत कर, इन बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत ताकत है। नहीं काका, अब मैं आपकी कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। पहले आप यह नींबू पानी पी लीजिए, वरना। इतना कहकर सीमा तैयार होने के लिए अंदर चली गई। सीमा वह लड़की है जिसने आनंद काका के जीवन में फिर से खुशियाँ बिखेर दी थी। आनंद बाबू उनके यहाँ नौकर का काम करते हैं, परंतु सीमा और उसके परिवार ने कभी उन्हें नौकर नहीं समझा और सीमा ने तो उन्हें अपने पिता से भी कम दर्जा नहीं दिया था। कुछ देर बाद सगाई की रस्में शुरू हो चुकी थी। आनंद काका सब मेहमानों की आओ भगत करने में लगे हुए थे। तभी सीमा अपने मंगेतर के साथ स्टेज पर पहुंची तो सीमा के साथ उस नौजवान को देखकर आनंद काका के हाथ से पानी की ट्रे छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और उनकी आंखों से आंसुओं की अवरुद्ध धारा बह निकली। जिस बेटे को देखने के लिए 15 साल से उनकी आंखें तरस गई थी, आज वह इस तरह से सामने आएगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आनंद काका दौड़कर स्टेज पर गए और अपने बेटे को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। सब मेहमान आश्चर्य भरी नज़रों से उनको देख रहे थे। मितांशु ने चारों तरफ देखा और सकपकाते हुए उन्हें स्टेज से धक्का दे दिया और गुस्से में बोला, कौन है यह? कैसे कैसे पागलों को आप लोगों ने नौकरी पर रखा हुआ है? जगमोहन बाबू बोले, बेटा यह कोई नौकर नहीं, हमारे घर के एक सदस्य हैं। बेचारे कब से अपने बेटे को एक बार देखने के लिए तड़प रहे हैं, इसलिए हर किसी में उन्हें अपना बेटा दिखाई देता है। मितांशु बोला, अंकल जी आप नहीं जानते ऐसे लोगों को। अरे गरीबों का बहाना बनाकर नाली के कीड़े की तरह जहां अमीर लोग दिखते हैं बस पीछे पड़ जाते हैं। बेटे की बातें सुनकर आनंद बाबू सबकी नज़रों से बचते हुए एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। सीमा सब कुछ छोड़ छाड़ कर आनंद काका के पास पहुंची तो उसने देखा आनंद बाबू अपने बेटे मितांशु की तस्वीर को देखकर बस रोए जा रहे थे। जिस पिता ने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए खुद को कोल्हू की बैल की तरह झोंक दिया, जिस माँ ने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए काम करते करते अपने प्राण त्याग दिए, आज इस बेटे ने उनके त्याग और तपस्या का यह सिला दिया। सीमा पीछे से आनंद बाबू के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, काका क्या सच में मितांशु आपका बेटा है? आनंद बाबू कुछ नहीं बोले तो सीमा उनके कपकपाते हाथों को अपने सिर पर रखकर बोली, काका आपको मेरी कसम, प्लीज़ बताइए क्या मितांशु आपका बेटा है? अगर वह आपका बेटा है
तो फिर आपकी यह हालत कैसे? आनंद बाबू रोते रोते पिछली बातों में गुम हो गए। आज बस्ती में बड़ा शोर शराबा था, और हो भी क्यों ना, आज आनंद बाबू के बेटे मितांशु ने 12वीं में पूरे राज्य में पहला स्थान जो प्राप्त किया था। आनंद बाबू जो पेशे से एक रिक्शा चालक था और उनकी पत्नी सुमित्रा लोगों के घरों में काम करती थी। इन सब में भी पति पत्नी अपने इकलौते बेटे मितांशु की पढ़ाई में कभी कोई अड़चन नहीं आने दिया, और आज मितांशु ने भी अपने माता पिता के इस मेहनत का उन्हें इनाम दिया। बस्ती की हर एक माँ मितांशु से उसके बच्चे को अपने जैसा होशियार बनाने को कह रही थी, और बार बार सुमित्रा की किस्मत पर उसे बधाइयाँ दे रही थी। अब तो तुम लोगों के जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं सुमित्रा, इस बस्ती में रहने वाली अन्नपूर्णा काकी ने कहा। भगवान ऐसा होनहार बेटा सबको दे जो अपने माँ बाप का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। दोनों पति पत्नी आज गर्व से फूले नहीं समा रहे थे और बार बार भगवान को शुक्रिया कर रहे थे जो उन्हें ऐसा बेटा मिला। आगे की पढ़ाई के लिए मितांशु को राज्य सरकार से छात्रवृत्ति मिली और वह पढ़ाई के लिए अपने शहर से दूर एक बड़े शहर चला जाता है, अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। मितांशु का दाखिला एक बड़े कॉलेज में हो जाता है। आज पहली बार मितांशु अपनी बस्ती की ज़िंदगी से एक अलग ही दुनिया में आया था, जो गरीबों की दुनिया से बिल्कुल अलग था। वह हॉस्टल के जिस कमरे में रहता था वहाँ 2 लड़के और रहते थे। लगभग वहाँ सभी अच्छे खासे घराने से लगते थे। मितांशु सब के बीच में खुद को बहुत छोटा महसूस करता था। एक दिन की बात है, मितांशु समेत कुछ बच्चे बैठे थे कि तभी मितांशु की नज़र दूर की एक भीड़ पर पड़ी। वहाँ कई सारे बच्चे मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे थे। मितांशु ने अपने पास ही बैठे एक लड़के से पूछा, यह सब वहाँ क्या चल रहा है? वे लोग कुछ बेचारे लड़के को परेशान क्यों कर रहे हैं? अरे वह गरीब है, यह छात्रवृत्ति प्रकार यहाँ पढ़ने तो आ जाते हैं और फिर हमारी बराबरी करना चाहते हैं। बस उन्हें उनकी औकात याद दिलाने के लिए यह सब किया जाता है, ताकि भूल से भी वह हमारी नकल ना कर सके। उस लड़के ने कहा। तो मितांशु बोला, पर गरीब हो या अमीर, पढ़ने का अधिकार तो सबको है ना, फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? अरे क्या तुम लोगों को अंदाज़ा भी है, यहाँ तक आने के लिए एक गरीब का सफ़र तुम अमीरों से कई ज़्यादा संघर्ष भरा होता है। मितांशु ने ऐसा कहा तो वह लड़का बोला, तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? कहीं तुम भी उसके जैसे ही गरीब छात्रवृत्ति पर ही तो यहाँ नहीं आए हो ना? उस लड़के ने कहा। अपने सामने हो रहे उस लड़के पर अत्याचार देखकर मितांशु बहुत घबरा गया, और इस घबराहट में वह कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरे पापा का तो कपड़ों का व्यापार है और हमारी कई सारे दुकानें भी हैं। फिर तो ठीक है, रहने दो ना, किसके साथ क्या होता है उसे हमें क्या। पर हाँ, अगर इन गरीबों को ऐसा सबक ना सिखाया जाए तो फिर यह कॉलेज इन कंगालों से ही भर जाएगा। चल यार, कैंटीन में आज पिज़्ज़ा खाते हैं, उस लड़के ने कहा। पिज़्ज़ा? मितांशु ने चौंकते हुए कहा, क्योंकि अपने घर में 2 वक्त की रोटी भी कितनी मुश्किल से नसीब होती थी। पिज़्ज़ा का तो कभी स्वाद ही नहीं चखा था। हाँ, पर इतना जानता था कि यह कोई महंगी चीज़ है। और अब मितांशु कोई बहाना बनाने का सोचने लगा। फिर उसने कहा, नहीं यार, मेरा पेट खराब है, मैं आज कुछ नहीं खाऊंगा। उसके बाद वह वहाँ से चला गया। वह हर रोज़ गरीबों के बारे में चल रही बातें सुनता, जिसे उसे अपने माता पिता से चिढ़ होने लगी थी। दिनों दिन वह भगवान को कोसता उसे ऐसे गरीब घर में पैदा करने के लिए।
उसके पास एक छोटा सा फ़ोन था जिसे उसके पापा ने उसे जाते वक्त दिया था ताकि वह उस रोज़ बात कर सके। पर मितांशु वह फ़ोन लेकर कभी कॉलेज जाता ही नहीं था। कमरे में ही वह उसे साइलेंट करके रखता था ताकि किसी को उसके फ़ोन का पता ना चले, और सभी से कहता, आते वक्त मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था, इसीलिए पापा मेरे लिए नया फ़ोन लेकर आएंगे। फ़ोन को छुपाने के चक्कर में वह अपने माता पिता से कई कई दिनों तक बात नहीं कर पाता था। एक दिन उसने अपने पिता को फ़ोन करके कहा, अब मैं आप लोगों से तभी बात करूँगा जब आप मुझे एक नया स्मार्टफ़ोन ला कर देंगे। पर बेटा, स्मार्टफ़ोन तो बड़ा महंगा होगा ना, हम कहाँ से लाएंगे? आनंद बाबू ने कहा। मितांशु बोला, तो यह सब आपको महंगे सपने देखने से पहले सोचना चाहिए था ना। यहाँ गरीबों को इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने का कोई हक नहीं है। आपको पता भी है यहाँ गरीबों के साथ कैसा सलूक होता है। मितांशु ने पिता से चिल्लाते हुए आवाज़ में कहा। आनंद बाबू बोले, बेटा, तेरी किस्मत हमारी तरह ना हो, इसलिए हम पाई पाई जोड़कर तुझे एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं ताकि जो दुख हमने झेले वह तुझे कभी ना झेलना पड़े। इसलिए खुद भगवान से भी तेरा साथ दिया। तू बस यह गरीब अमीर के भेदभाव को भूल जाओ, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, और अगर कोई तुझे परेशान कर रहा है तो मैं आ जाता हूँ तेरे हेड मास्टर से बात करने। तू डर मत बेटा, हम गरीब हैं, कोई चोर नहीं, तो डर क्यों रहा है? आनंद बाबू ने कहा। तो मितांशु बोला, नहीं, खबरदार, जो आप यहाँ आए तो मैं फिर कभी यहाँ नहीं रहूँगा। हालत देखी है आपने कभी अपनी? मेरे दोस्तों को पता चलेगा कि आप मेरे पिता हैं तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरी किस्मत खराब है जो आपका बेटा बना, पर अब मैं अपनी किस्मत खुद बदलूँगा और फिर आप लोगों को भी किस्मत बदल दूँगा। हर कोई अपने पिता के दौलत पर ऐश करता है, आप लोग अपने बेटे की कमाई पर ऐश करना। अब मेरा एक ही लक्ष्य है पापा, अमीर बनना। मितांशु ने कहा, बेटा, अमीर बनना या ना बनना, परंतु एक अच्छा इंसान ज़रूर बनना। हमारे लिए यही गर्व की बात होगी। और रही बात तेरे स्मार्टफ़ोन की, मैं जल्द ही भिजवाता हूँ। मेरा बेटा वहाँ अपने पढ़ाई में मन लगा सके, उसके लिए इस गरीब पिता ने जो बन पाएगा वह करेगा। आनंद बाबू ने कहा। सुमित्रा जी ने अपने पास रखे कुछ गहनों को बेचा और बेटे को स्मार्टफ़ोन लेकर भिजवाया। उसके बाद यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। अपनी अमीरी दिखाने के लिए मितांशु कुछ न कुछ आनंद बाबू से मांगा करता, और इधर आनंद बाबू लोगों से कर्ज ले लेकर उसकी वह मांग पूरी करते चले जा रहे थे ताकि बेटे की पढ़ाई में कोई अड़चन ना आए। अपने कर्ज को चुकाने के लिए आनंद बाबू दिन रात काम करते, लेकिन एक बार अगर लालच किसी के मन में घुस जाती है तो वह ख़त्म कहाँ होती है। इस बात से आनंद बाबू भी बेखबर थे। इसी तरह समय निकलता गया और धीरे धीरे मितांशु पूरी तरह बदल गया। उसे अपनी बस्ती, अपना घर, अपने गरीबी, यहाँ तक भी अपने माता पिता से भी चिढ़ होने लगी थी। वह अपने पापा का फ़ोन अक्सर नहीं उठाता था, कभी जो उठा लिया तो ढंग से बात भी नहीं करता था। एक दिन उसने पापा से फ़ोन पर कहा, अब मेरी पढ़ाई ख़त्म होने वाली है, बार बार फ़ोन करके परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई ख़त्म होते ही मैं वापस घर आ जाऊंगा। उसके हजार नाटक के बाद भी उसके माता पिता उसके घर आने के बाद से खुश हो जाते हैं। सुमित्रा जी सबसे कहती फिरती, अब हमारा मितांशु घर आ रहा है, सब ठीक हो जाएगा, उसे हमारी तकलीफ़ ज़रूर दिखेगी।
वहाँ के माहौल के हिसाब से खुद को बदलना पड़ा होगा, वरना मेरा मितांशु ऐसा नहीं है। कब आने को कहा है उसने? पता नहीं, कह तो रहा था 1 महीने बाद, पर उसने दोबारा फ़ोन करने को मना किया है। अब इंतज़ार ही कर सकते हैं उसके आने का, आनंद बाबू ने उदास होते हुए कहा। फिर आनंद बाबू और सुमित्रा जी इंतज़ार करने लगे, पर 1 महीना बीत गया, ना मितांशु आया, ना उसका फ़ोन ही लग रहा था। थक हार कर परेशान आनंद बाबू और सुमित्रा जी शहर आ गए। वे पहुंच गए उसके कॉलेज, जहां उन्हें मितांशु की नौकरी लगने का पता चला। मतलब जब मितांशु अपनी पढ़ाई ख़त्म होने की बात आनंद बाबू से कह रहा था, वह दरअसल उसकी नौकरी तभी लग गई थी, पर वह यह बात अपने माता पिता को बताना नहीं चाहता था। यह बात जब उसके माता पिता को पता चली, उनका दिल टूट गया। पर अब वह मितांशु को ढूंढे कैसे? कुछ देर विचार करने के बाद आनंद बाबू बोले, सुमित्रा, जो रिक्शा मैं वहाँ चलाता हूँ, वह अगर यहाँ चलाऊँ तो आमदनी ज़्यादा होगी और जल्दी ही सबका कर्ज चुका पाऊँगा। साथ में मितांशु से भी कभी मिलने की उम्मीद रहेगी, वरना ऐसे तो मैं कर्जदारों के कर्ज और सूद में डूबता चला जाऊँगा। जिस बेटे के लिए यह सब किया, उसका भी भरोसा नहीं रहा। तुम क्या कहती हो? जैसा आपको ठीक लगे जी, मेरा क्या है, जहाँ आप वहाँ मैं, और है ही कौन मेरा। यह कहकर सुमित्रा जी रोने लगती है। माँ बाप की ज़िंदगी को रोशन करने चला था मितांशु, पर नहीं पता था कि इस तरह यह हमारा नाम रोशन करेगा। चलो अब यहाँ से, यह कहकर आनंद बाबू अपने आंसू पोंछने लगे। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और इधर आनंद बाबू और सुमित्रा जी इस शहर में अपना गुजर बसर करने लगे। बेटे की याद में सुमित्रा पूरे दिन घूरती रहती और फिर जो बीमार पड़ी फिर कभी नहीं उठी। बेटे को बार बार फ़ोन लगाया, लेकिन उसने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। पत्नी की सारी क्रियाकर्म पूरे करने के बाद अनंत बाबू की भी भावनाएं मर गई। वह दिन रात बस मशीनों की तरह काम करते और खा पीकर सो जाते। वह हर दिन रिक्शा चलाकर जो आमदनी होती, उसे थोड़ा थोड़ा अपना कर्ज चुकाना नहीं भूलते। उनके इस लगन को देखकर उनके शहर का एक साहूकार कहता है, आनंद बाबू, मानना पड़ेगा तुम्हें। जिस उम्र में लोग आराम करना चाहते हैं, उस उम्र में तुम कोल्हू की बैल की तरह काम कर रहे हो, अपना कर्ज चुका रहे हो। आनंद बाबू बोले, मालिक, आप लोगों के कर्ज ही तो मुझे अब तक जिंदा रखा है, वरना मेरी ज़िंदगी में अब बचा ही क्या है। बस डरता हूँ कहीं आप लोगों का कर्ज चुकाने से पहले ही मैं मर ना जाऊँ। साहूकार ने कहा, ऐसी बात मत करो आनंद, तुम्हारी मेहनत और उम्र तो देखते हुए मैं तुम्हारा कर्ज माफ़ करता हूँ, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा काम भी है जो इसी शहर में है। इससे तुम्हारी कमाई भी ज़्यादा होगी और तुम्हें अपने इस भाड़े के रिक्शे को भाड़ा देने से भी मुक्ति मिल जाएगी। तुम जो भी कमाओगे वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। साहूकार ने कहा, ऐसा कौन सा काम है मालिक? आनंद बाबू ने कहा, मेरा एक दोस्त इसी शहर में है, उसे एक विश्वासी ड्राइवर की ज़रूरत है, और तुमसे अच्छा विश्वासी मेरी नज़र में तो कोई और नहीं है। वह रहने के लिए घर और अच्छी तनख्वाह देगा। बोलो क्या कहते हो, करना है? साहूकार ने कहा, हाँ मालिक, करूँगा। आपने तो मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दिया, पर बाकियों का कर्ज भी तो चुकाना है। ज़रूर करूँगा, आनंद बाबू ने कहा, और फिर उस काम में लग गए। कुछ ही दिनों में आनंद बाबू अपने स्वभाव की वजह से वहाँ के सेठ जगमोहन बाबू का चहेता बन गए। घर में जगमोहन बाबू अगर अपने बाद किसी पर भरोसा करते तो वह आनंद बाबू ही थे। धीरे धीरे आनंद बाबू का मन जगमोहन बाबू के घर में लगने लगा। उन्हें उन लोगों के साथ रहकर बिल्कुल परायापन नहीं लगता था। ऊपर से उनकी बिटिया सीमा, जो हर बात पर आनंद बाबू के कान खाए रखती। काका मुझे वहाँ ले चलो, काका मेरा यह काम करवा दो, बस उनके आगे पीछे ही घूमती रहती। आनंद बाबू भी सीमा को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगे थे।
एक दिन आनंद बाबू जगमोहन बाबू को लेकर उनके दफ्तर जा रहे थे कि तभी रास्ते में जगमोहन बाबू बोले, आनंद, तुम कभी अपने बारे में बताते नहीं। पत्नी का देहांत कुछ सालों पहले हो गया, बस इतना ही बताया। बच्चे नहीं हैं क्या तुम्हारे? क्या कहूँ साहब, बड़ा बदकिस्मत हूँ मैं। एक बेटा था, शायद है, मुझे तो यह भी नहीं पता वह है भी या नहीं। यह कहकर आनंद बाबू अपनी आप बीती जगमोहन बाबू को बताते हुए भावुक हो जाते हैं। छोड़ो आनंद, तुमने अपना फर्ज निभाया, यह तो उसकी बदकिस्मती है जो ऐसे पिता को छोड़ कर गया, पर देर सबेर ही सही वह इसका फल जरूर भोगेगा। सुनो आनंद, तुम्हें मेरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है। मेरी बेटी सीमा की सगाई है, तो तुम्हें उसके काका का पूरा फर्ज निभाना है। मेरे बाद अगर वह किसी को सबसे ज़्यादा मानती है तो वह तुम ही हो। जगमोहन बाबू ने कहा, जी साहब, आप चिंता मत कीजिए, सीमा बिटिया की सगाई में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। आनंद बाबू ने कहा। आनंद बाबू सीमा की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आखिर उनके बेटे के दर्द का घाव सीमा ने ही भरा था। आज सीमा की सगाई थी। सुबह से आनंद बाबू भागा दौड़ी कर रहे थे, इसलिए बहुत थक कर एक जगह बैठ गए। और फिर उनकी भागा दौड़ी देख सीमा नींबू पानी लेकर उनके पास जाती है और कहती है, काका, सगाई में ही खुद को इतना थक लोगे तो शादी में क्या होगा? चलिए पहले नींबू पानी पी लीजिए। अपनी हालत देखो, क्या हालत कर ली है काका आपने। बस बिटिया, तू चिंता मत कर, बहुत जान है इस बूढ़ी हड्डियों में, और मेरी बिटिया के लिए तो डबल मेहनत कर सकता हूँ। आनंद बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा। सगाई में आनंद बाबू बाहर कुछ काम कर रहे थे कि तभी सीमा के मंगेतर की कार दरवाजे पर आकर रुकती है। आनंद बाबू इस कार की ओर देख रहे थे कि तभी जगमोहन बाबू बाहर सीमा की मंगेतर को लेने आते हैं, पर वह जैसे ही गाड़ी से निकलता है, आनंद बाबू की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उनका बेटा मितांशु था। आनंद बाबू मितांशु को गले से लगाकर अपना दर्द कम करना चाहते थे। इतने में ही जगमोहन बाबू बोले, आनंद, बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आओ। एक बार फिर अपनी भावनाओं को मारकर आनंद बाबू अपना फर्ज निभाने अंदर चले जाते हैं, लेकिन स्टेज पर अपने बेटे को देखकर वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते और उसके गले से लिपट कर रोने लगते हैं। जहां मितांशु ने उन्हें सबके सामने पागल नौकर कहकर अपमानित किया। सीमा, जल्दी चलो, देर हो रही है। सीमा की सहेली की आवाज़ से आनंद बाबू ख्यालों से बाहर आए। सीमा बोली, काका, आप यहीं ठहरिए, मैं बस अभी 2 मिनट में आती हूँ। आनंद बाबू सीमा की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। वह मितांशु की सच्चाई जगमोहन बाबू को बताने के लिए आगे बढ़े, पर वह फिर सोचे कि सगाई में इतने सारे लोग, घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ है, पर सीमा बिटिया के साथ धोखा भी नहीं दे सकते थे। उन्होंने पलट कर देखा कि तभी वह अपने पीछे मितांशु को खड़ा पाते हैं। मतलब, आपसे कभी मेरा पीछा छूट ही नहीं सकता। कितने मुश्किल से भागा था आपसे, आपकी गरीबी से, पर अब फिर से मेरी ज़िंदगी में आ गए। मुझे तो लगता था कि अब तक आप लोग कहीं मर गए होंगे भूख की वजह से, पर नहीं, अभी भी जिंदा हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए किसी झोपड़ी में। मितांशु ने कहा। हाँ बेटा, मर ही गया हूँ, पर सिर्फ तेरे लिए। अब मुझे नहीं जानता, और तेरी सच्चाई भी अब जगमोहन बाबू को ज़रूर बताऊंगा। आनंद बाबू ने कहा, खबरदार बूढ़े, जो किसी को भी बताया तो, वरना इसका परिणाम सीमा को भुगतना पड़ सकता है। मितांशु ने गुस्से में कहा। आनंद बाबू मितांशु के इस बात से थोड़ा सहम जाते हैं, और अब वह क्या करे, ऐसे ही सोचते हुए बस मितांशु को जाता हुआ देखते रहते हैं। पार्टी में अंगूठी की रस्म शुरू होने वाली थी कि तभी वहाँ सीमा आकर बोली, अटेंशन प्लीज,
आज मैं आप लोगों को मेरे किसी खास से मिलाना चाहती हूँ। यह शख्स मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। मेरे पापा के बाद अगर मुझे किसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा है वह यही है, और वह है मेरे आनंद काका। वैसे देखा जाए तो यह मेरे ससुर जी भी लगते हैं, लेकिन यह मेरी बदकिस्मती है कि मुझे उनकी सेवा करने का मौका नहीं मिल सका। क्यों मितांशु, सही कहा न मैंने? सीमा के इतना कहते ही मितांशु की आंखें फटी की फटी रह गई। अपने आप को सम्मानित पाकर आनंद बाबू की आंखों में आंसू आ गए। पर माफ़ करना काका, आप मेरे काका ही ठीक हैं। मुझे नहीं बनाना आपको अपना ससुर, क्योंकि जो लड़का अपने माता पिता को कामयाबी की सीढ़ी बनाकर उन्हें अकेला छोड़ सकता है, वह पत्नी को भी कभी सीढ़ी नहीं बनाएगा। क्या भरोसा है? मितांशु गुस्से में बोला। सीमा, तुम इस नौकर के लिए क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? सीमा खींचकर एक तमाचा मितांशु के गाल पर जड़ते हुए बोली। खबरदार, अगर काका को नौकर कहा तो शर्म नहीं आती अपने पिता को नौकर कहते हुए? चौंको मत मितांशु, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और अब मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। तभी आनंद बाबू बोले, बेटा इसके साथ ऐसा मत करो। यह तो अपने दोस्तों से कहकर आया है कि उसे अब नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी शादी लॉटरी से हो रही है। बेचारा फिर कहीं का नहीं रहेगा। काका कहीं का तो यह वैसे भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसने एक पिता के विश्वास का जो खून किया है उसकी सज़ा तो इसको मिलकर ही रहेगी। इसने तो कहा था यह अनाथ है और बचपन से ही अपने मम्मी पापा के प्यार के लिए तरसता रहा, इसीलिए मुझे इससे इतना लगाव हो गया था। लेकिन अब बस बहुत हुआ। इससे झूठ का पर्दा अब उड़ चुका है। काका, पुलिस को फ़ोन कीजिए। मितांशु गिड़गिड़ाते हुए बोला। सीमा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहकर उसने सीमा का हाथ पकड़ लिया तो आनंद बाबू ने एक जोर का चाटा मितांशु के गाल पर लगाकर बोले, काश कि यह थप्पड़ तुझे पहले मार दिया होता तो शायद आज तू भी एक इंसान होता। मितांशु की अब ना तो नौकरी रही और ना ही सीमा नाम की लॉटरी। मितांशु चुपचाप सभी मेहमानों के बीच से सर झुकाए वहाँ से चला गया। आनंद बाबू धम से वहीं गिर पड़ते हैं। सीमा ने दौड़कर आनंद बाबू को संभालती है और बोलती है, काका यह समझ लीजिए कि आपने बेटा खोया है तो एक बेटी को पाया है। आज से आपकी सारी जिम्मेदारी इस बेटी की है। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि जिस प्यार और खुशी के लिए आप तरसते रहें वह सब आपके कदमों में ला कर दूँ। आनंद बाबू ने एक प्यार भरा आशीर्वाद सीमा के सर पर रख दिया और खुशी खुशी सीमा के परिवार के साथ रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके सारे घाव भर गए, लेकिन उधर मितांशु दर दर की ठोकर खाता फिरता रहा। ना उसे कहीं नौकरी मिली और ना ही कोई भी लड़की उससे शादी करने को तैयार हुई। बच्चों का पढ़ाना हर माता पिता का अरमान होता है, पर गरीबों के लिए यह कहाँ आसान होता है। जहाँ एक एक तिनका जोड़कर पिता तोड़ मेहनत करता है, वहीं बच्चों को सिर्फ प्यार पैसों से होता है। दोस्तों, माँ बाप चाहे अमीर हो या गरीब, हर माँ बाप अपने बच्चों को अपने से ऊंचे पद पर देखना चाहते हैं। लेकिन यह कहाँ का न्याय है कि बच्चा अच्छा पढ़ लिख ले तो वह अपने गरीब माँ बाप को ही भूल जाए। यह कहानी समाज को सच्चाई का आईना दिखाती और बयान करती है। क्या मितांशु को अपने माँ बाप के साथ ऐसा करना चाहिए था? सीमा ने उसके साथ जो किया वह सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।